आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जनरल साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी की ये 5वीं क्लास है और इसके अंतर्गत हम लोग अभी सेल के बारे में और उससे जुड़ी हुई बेसिक चीजों के बारे में पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आज आगे बढ़ेंगे ताकि सभी बेसिक पार्ट पर बहुत मजबूत पकड़ बनाई जा सके और साथ ही साथ बायोलॉजी को लेकर के सोचने और समझने के स्तर पर आपको तैयार किया जा सके, ताकि क्वेश्चन के ऑप्शन को पकड़ना, क्वेश्चन को सोचना और उसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की पूरी क्षमता आपके अंदर विकसित हो सके। तो इसी क्रम में आप सभी लोगों का इस क्लास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज आगे बढ़ते हैं। सेल और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट अभी रह गए हैं, सबसे पहले उस पर बात करेंगे। इसके बाद एनिमल सेल और प्लांट सेल, इन सब की तुलना करेंगे और उससे रिलेटेड चीजों को भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल थ्योरी और इसके अलावा ऑर्गेनिज्म का डिवीजन, ताकि आप एग्जाम्पल देने की स्थिति में हो, सब चीजों को समझने की स्थिति में हो। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर में जो चीजें रह गई। सबसे पहले पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर। कोशिका की संरचना, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। पहले इन दोनों चीजों को क्लियर करने के बाद फिर ऑर्गेनिज्म अर्थात जीवों का विभाजन कैसे किया गया है और उससे रिलेटेड चीजों को कंप्लीट करने के बाद फिर प्लांट और एनिमल सेल और उससे रिलेटेड जो सेल डिवीजन की पूरी थ्योरी है उनको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को आप आसानी से बहुत कायदे से कर सकें। तो इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ध्यान से आप एक एक चीज को सुनते चलेंगे, समझते चलेंगे। निश्चित रूप से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना हेडिंग डालिए। कोशिका की संरचना, सेल स्ट्रक्चर। एक बार मैं वैसे समझा चुका हूं, लेकिन अब इसी से जुड़ा हुआ लिंक है, इसलिए दोबारा इसको देखना। देखिए, कोशिका किसी भी आकार की हो सकती है, अनियमित आकार की हो सकती है और कोई निश्चित आकार भी हो सकता है। मैं एक अनियमित आकार की कोशिका देखिए यहां पे बना रहा हूं और इसके अंदर देखिए ये न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है और ये बीच में कोशिका द्रव्य होता है। पहले इन 3 पॉइंट को क्लियर करें ताकि आप जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के कंसेप्ट को आसानी से समझ पाएं। तो देखिए ये कोशिका है और इसमें देखिए 3 भाग है। एक तो है ये सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और दूसरा देखिए इसके अंदर ये है न्यूक्लियस, नाभिक। ये है नाभिक और इसके अंदर जो द्रव भरा है इसका नाम है साइटोप्लाज्म। पहले ये 3 चीज को समझ लिया जाए। इसको कहा जाता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। प्रिंस कुमार ज्योग्राफी पीटी का बैच आगे आएगा, वो हम लोगों के द्वारा एक 15 दिन की क्लास करेंगे। लेकिन उसके लिए सारे लोग, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, वो जो स्पेस आईएएस एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है, अर्थात जो नंबर है वही व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर एक बार मैसेज कर दें जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपकी संख्या के आधार पर ज्योग्राफी पीटी का बैच ले आएंगे। अगर आपकी संख्या पर्याप्त हो जाती है तो निश्चित रूप से शुरू कर देंगे। अब्दुल गनी, जब सेल का कंसेप्ट पूरा हो जाएगा तो सेल खत्म हो जाएगा। सेल का कंसेप्ट पूरा होते ही सेल खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये 3 चीजें हैं कोशिका में, ये 3 चीज है।
सबसे पहले पहला पार्ट इसका है कोशिका झिल्ली, दूसरा पार्ट इसका है न्यूक्लियस और तीसरा पार्ट इसका है साइटोप्लाज्म। पहले इन तीन कंसेप्ट को समझा जाए। बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन, फटाफट लिखते चलेंगे। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सबसे पहले इसको नोट करें, कोशिका झिल्ली। देखिए ये कोशिका को बाहरी आवरण प्रदान करता है। क्या क्या काम करता है? कोशिका को बाहरी आवरण एवं सुरक्षा देता है, एवं सुरक्षा देता है। तो बाहर से एक स्ट्रक्चर देता है और सुरक्षा देता है, बाहर से आवरण और सुरक्षा देता है। अच्छा, दूसरा जानते हैं ये बसा और प्रोटीन से बना होता है, फैट, बसा एवं प्रोटीन, बसा एवं प्रोटीन का बना होता है, बसा और प्रोटीन का बना हुआ होता है। और तीसरा काम इसीलिए कहा देखिए बसा और प्रोटीन का है, इसलिए लिपिड एंड प्रोटीन भी बोला जाता है, क्योंकि बसा दो प्रकार की होती है। एक ठोस, देखिए बसा दो प्रकार का होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लें। बसा को फैट कहा जाता है, और अगर ये ठोस है और द्रव, तो एक है सॉलिड एंड दूसरा है लिक्विड। जो ठोस होता है उसी को लिपिड कहा जाता है, और जो द्रव होता है उसको आयल कहा जाता है। तो ये ठोस बसा होती है, इसीलिए कहा जाता है लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। एक एक शब्द को भी सीखते हुए चले। तो कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है बताइए? लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन। तो सबसे पहले ये बाहर से एक स्ट्रक्चर देता है एंड सिक्योरिटी, इट गिव्स स्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिक्योरिटी टू द सेल। और दूसरा ये फैट एंड प्रोटीन का बना होता है। तीसरा ध्यान से सुनेंगे, इसका कार्य क्या है? कोशिका और उसके बाहर के माध्यम के बीच, देखिए कोशिका और उसके बाहर के बीच जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, कोशिका और उसके बाहर के बीच जो आवागमन होता है उसको नियंत्रित करना। कोशिका और उसके बाहरी वातावरण के बीच, कोशिका एवं उसके बाहरी वातावरण के बीच, उसके बाहरी वातावरण के बीच, बाहरी वातावरण के बीच समन्वय स्थापित करना। यहीं से देखिए यहां लिख लें, कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द आउटर environment and inner environment। आउटर इन्वायरमेंट एंड इनर इन्वायरमेंट। तो ये सेल मेम्ब्रेन का जानते हैं तीन काम है, मतलब तीन बातें हैं इससे जुड़ी हुई। तो ये पहला पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया। अब दूसरा साइटोप्लाज्म, दूसरा हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस, तब साइटोप्लाज्म। ये देखिए न्यूक्लियस है, नाभिक। न्यूक्लियस के बारे में हम लोगों ने बात किया है, नाभिक। ये 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की, ये पढ़ा चुके हैं आपको, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया। और ये सेल का मैनेजर है, कोशिका का प्रबंधक है, सेल मैनेजर है, कोशिका का प्रबंधक है।
ध्यान से सुनेंगे। कोशिका में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसका प्रबंधन नाभिक के अंदर से ही किया जाता है। कोशिका में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, कोशिका में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसका प्रबंधन नाभिक के अंदर से होता है। नाभिक के अंदर से होता है। इसी नाते नाभिक को क्या कहा गया? सेल मैनेजर कहा गया। समन्वय मींस कोऑर्डिनेशन। समन्वय का मतलब होता कोऑर्डिनेट करना, संबंध स्थापित रखना। कोऑर्डिनेशन का मतलब, समन्वय का मतलब कोऑर्डिनेशन होता है। तो कोशिका के अंदर जितनी भी गतिविधि होती है उसका प्रबंधन नाभिक से ही होता है। और ये मैं पूरा आपको पढ़ा चुका हूं। देखिए, ये नाभिक के, ये कोशिका के अंदर नाभिक है, नाभिक के अंदर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है और डीएनए के अंदर जीन है। और सारा काम यही डीएनए, देखिए शरीर में जितना भी काम होता है सब डीएनए के माध्यम से, क्योंकि डीएनए के निर्देश पर ही हर गतिविधि होती है। डीएनए के निर्देश पर ही शरीर में हर गतिविधि होती है, हर गतिविधि होती है, क्योंकि यही प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है। डीएनए ही प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है, और प्रोटीन बनाने का जब निर्देश दिया जाता है तो प्रोटीन बनता है, फिर गतिविधि शुरू। लेकिन ये सारी चीज आती किसके अंदर है? नाभिक के अंदर ही ये सारी गतिविधि आती है। इसलिए नाभिक को क्या कहा जाता है? सेल मैनेजर। इसलिए नाभिक को कोशिका का प्रबंधक कहा जाता है। इसलिए नाभिक को सेल मैनेजर कहा जाता है। इसलिए नाभिक को देखिए कोशिका का प्रबंधक कहा जाता है, क्योंकि सारी चीजें नाभिक के अंदर से ही होती हैं। ये सारी चीजें नाभिक के अंदर होती हैं, इसीलिए नाभिक की बड़ी भूमिका है और नाभिक के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया। और मैंने कई शब्दों का प्रयोग किया था, आपने देखा था कि इसको सेल मैनेजर, कंट्रोल रूम ऑफ सेल, सेल कंट्रोलर, कई तरीके से जाना जाता है। मतलब नाभिक के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियस के लिए नाभिक के लिए इसको मैनेजर ऑफ सेल, ये आपका समझिए रिवीजन है। मैनेजर ऑफ सेल, कंट्रोलर ऑफ सेल, कंट्रोलर ऑफ सेल, कंट्रोल रूम ऑफ सेल, कंट्रोल रूम ऑफ सेल, ऐसे तमाम नामों से जाना जाता है। ऐसे कई नामों से जाना जाता है। ऋषि कमल, लगता है आपने ध्यान नहीं दिया। सेल की खोज हो गई थी 1665 में और न्यूक्लियस की खोज हुई है 1831। तो कौन पहले? सेल पहले है, इसके बाद में न्यूक्लियस है। और आपने लिखा है कि न्यूक्लियस का इन्वेंशन हो गया। पहले न्यूक्लियस का इन्वेंशन नहीं हुआ है। ये देखिए, पहले किसका इन्वेंशन, कौन पहले है? 1665 पहले है, ये पहले। ये तो कई बार पढ़ा चुके। और सारा पढ़ाने के बाद आप ये नहीं कह सकते पूरा रामायण पढ़ाने के बाद कि सीता कौन था। सीता कौन नहीं था, सीता जगत जननी जगदम्बा, अर्थात पता होना चाहिए सारे विषय को मालूम हो जाने के बाद। ये तो हमने कई बार बोला और शुरुआत से ही, इसलिए रिवीजन भी करते रहें। रिवीजन करना बेहद जरूरी, नहीं तो आप ऐसे ही सवाल करेंगे जो सवाल गैर जरूरी रहेगा। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म इस तीसरे पॉइंट पर, जो आज की क्लास में सबसे ज्यादा जरूरी है बताना। साइटोप्लाज्म, इसी को कहा जाता है कोशिका
द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य क्या होता है, देखिए दोबारा एक बार फिगर बना देते हैं। ये कोशिका झिल्ली, ये नाभिक, और इसके अंदर जो यही द्रव्य भरा है इसी को कहा जाता है कोशिका द्रव्य। फिजा खान सबसे ज्यादा योगदान डीएनए का है, लेकिन डीएनए नाभिक के अंदर ही होता है, तो नाभिक, जहां नाभिक लिखा होगा वहां नाभिक बोलना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे पटना बिहार के अंदर ही आता है, तो अगर कोई पटना में रहता है तो हम क्या कहेंगे, बिहार में रहता है। तो आप कहेंगे कि ये बताइए पटना में रहता है कि बिहार, अरे पटना में भी रहता है और बिहार में भी रहता है, क्योंकि पटना बिहार के अंदर ही आता है। ऐसे डीएनए नाभिक के अंदर ही आता है, तो डीएनए ही मुख्य भूमिका है, लेकिन डीएनए नाभिक के अंदर है, तो नाभिक के अंदर से ही तो मैनेजमेंट हुआ, इसीलिए नाभिक को कोशिका का प्रबंधक कहा जाता है कि नहीं। इसलिए इस चीज को समझते हैं। अब देखिए जरा ध्यान सुनेंगे, कोशिका द्रव्य। सबसे पहली बात तो कोशिका द्रव्य क्या, ये रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है, कलरलेस, रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है, रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है, और 80% इसमें जल होता है, और शेष भाग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। शेष भाग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ध्यान से देखें, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, फास्फोरस होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। तो साइटोप्लाज्म किससे मिलकर बना हुआ, देखिए यहां दिखने पे, इसका मतलब ये पानी से, H2O पानी, और प्लस कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से बना होता है। इसी से मिलकर के बना हुआ है, बात समझ रहे हैं, इसी से मिलकर बना हुआ है। अब आप देखें, जरा ध्यान दें, अब इससे मिलकर के क्या बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इससे मिलकर के अमीनो एसिड बनता है और फाइनली प्रोटीन बनता है। तो आप देखेंगे, देखिए अमीनो एसिड किससे बनता है, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बनता है, और 50 अमीनो अम्ल को ही प्रोटीन कहा जाता है। 50 अमीनो अम्ल, कहीं आप लूसेंट ना पढ़े हो, लूसेंट में लिखा है 20 अमीनो अम्ल को कहा जाता है, तो ये रिसेंट स्टडी के अनुसार बता रहे हैं 50 अमीनो अम्ल। 50 अमीनो अम्ल के समूह को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है प्रोटीन। 50 अमीनो अम्ल को ही प्रोटीन कहा जाता है, और 50 से कम को पेप्टाइड कहा जाता है। 50 से कम अमीनो अम्ल को पेप्टाइड कहा जाता है, और पेप्टाइड टूटता है तो अमीनो एसिड बनता है। पहले इन सब शब्दों से परिचित हो जाइए। जैसे 12वीं तक पढ़ लेंगे तो इंटरमीडिएट कहा जाएगा, और 15वीं तक पढ़ लेंगे तो ग्रेजुएशन कहा जाएगा। ऐसे 50 अमीनो एसिड को ही क्या कहा जाता है, इसी को प्रोटीन कहा जाता है। इसका मतलब कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल भरा हुआ है, इससे कभी भी प्रोटीन बन सकता है। जो रिसेंट स्टडी है उसके अनुसार 50 अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। शुरू में माना जाता था कि 20 अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, लेकिन प्रोटीन की बहुत बेहतर स्टडी हुई, तो इससे यह बात निकल करके आई
देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये अपडेटेड पढ़ा रहा हूं। पहले ऐसा माना जाता था, पहले ऐसा माना जाता था कि 20 अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, 20 अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। लेकिन जो मॉडर्न रिसर्च है इसके अनुसार 50 अमीनो एसिड से, 50 अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो आप देख लेंगे कि ये बिल्कुल आधुनिक, अब इसे आप सही मानेंगे। पहले यही माना जाता था, ये पहले, ये अब। तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ एनटीपीसी में हो सकता है कि पुराना ही दे दिया हो, क्योंकि छोटे एग्जामों में पुरानी बात पूछ लेते हैं, छोटे एग्जाम में पुरानी बात की जाती है। लेकिन मुझे ऐसा पढ़ाना है जिससे बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, मतलब सारे स्टेट के सिविल सर्विसेज और यूपीएससी में भी काम आए। तो अब आप देखिए, ध्यान से सुनेंगे। देखिए अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है और प्रोटीन के समूह को प्रोटियोम कहा जाता है और इसके विज्ञान को प्रोटियोमिक्स कहा जाता है। प्रोटियोमिक्स, इतने शब्दों से परिचित रहिए आप। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल के समूह को ही प्रोटीन कहा जाता है और प्रोटीन के समूह को प्रोटियोम, ये भी आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था। प्रोटियोम क्या है? प्रोटीन, 1 लाख प्रोटीन को कहा जाता है। और ये प्रोटियोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, ये सब शब्द से परिचित रहे। देखिए अमीनो एसिड के समूह को, अमीनो एसिड के समूह को 50 अमीनो एसिड और प्रोटीन के समूह को, प्रोटीन के समूह को, इसमें 1 लाख प्रोटीन होते हैं, कम से कम 1 लाख प्रोटीन। और इन सब के अध्ययन के विज्ञान को अमीनो एसिड, प्रोटीन, प्रोटियोम, प्रोटियोमिक्स कहा जाता है। मतलब प्रोटीन के अध्ययन के विज्ञान को। साइंस डील स्टडी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के अध्ययन के विज्ञान को, प्रोटीन के अध्ययन को, विज्ञान को। और देखिए 50 से कम प्रोटीन होगा तो उसी को पेप्टाइड कहा जाता है। 50 से कम प्रोटीन तो क्या कहलाएगा बताइए? पेप्टाइड। पेप्टाइड 50 अमीनो एसिड से कम, 50 अमीनो एसिड से कम वाला समूह, कम वाला समूह पेप्टाइड कहलाता है। पहले तो ये सारा आपको पता होना चाहिए, सब एक परिवार के हैं, सब भाई भाई लगते हैं। ये समस्त शरीर, हम लोगों की सारी शरीर प्रोटीन की बनी हुई है, सारे अंग प्रोटीन के बने हुए हैं, सारी कोशिका प्रोटीन की बनी हुई है, चाहे त्वचा हो, चाहे बाल हो, चाहे नाखून हो, सब प्रोटीन का बना हुआ है। कोशिका के बाहर की झिल्ली भी लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। तो ये समस्त, एक कवि ने, लाल किले पे एक सम्मेलन हो रहा था, मैं भी गया हुआ था लाल किले पर, तो एक कवि ने कहा कि हम एक दूसरे को नहीं देखते, एक दूसरे के प्रोटीन को देखते हैं। ये चेहरे पर चमक, ये भी प्रोटीन है, बाल भी प्रोटीन है, सारा शरीर प्रोटीन है, सारे जीव प्रोटीन है, समस्त जगत जो जीवन लिए हुए है वो सब प्रोटीन है। और ये सब का जड़ क्या है? अमीनो एसिड।
सबकी जड़ अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। और अमीनो एसिड कहां पाया जाता है? अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये देखिए, साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड है। तो देखिए, ये कोशिका और ये नाभिक, ये कोशिका झिल्ली और ये नाभिक और इसके बीच में जो कुछ भी भरा हुआ है, ये कोशिका द्रव्य है। इसी को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये कोशिका द्रव्य है, इसमें मटेरियल है प्रोटीन का, जिसमें मुख्य रूप से अमीनो एसिड का मटेरियल होता है, अमीनो एसिड्स। और इसीलिए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से अमीनो एसिड बनता है और इसमें थोड़ा बहुत फास्फोरस भी होता है। इसका मतलब अमीनो एसिड प्लस पानी भरा हुआ है इसमें। इसका मतलब पानी और प्लस अमीनो एसिड है, और क्या है? और यही जीवन का मूल पदार्थ है। इसी अमीनो एसिड से सारी चीज बनती। मतलब कम शब्दों में अगर आपको बात समझना है तो इस तरीके से बात समझ सकते हैं आप। तो कोशिका द्रव्य में ही सारा मटेरियल रहता है। लेकिन आपने एक शब्द समझा सुना होगा, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, जीवन का द्रव्य। अब आपने एक शब्द सुना होगा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का मतलब जीवन का द्रव्य, जिससे जीवन बना है, जीवन का द्रव्य। तो जीव द्रव्य बराबर होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य प्लस नाभिक द्रव्य। कोशिका द्रव्य और नाभिक द्रव्य दोनों को मिला दीजिए तो इसी को कहा जाता है जीव द्रव्य। ये दोनों को मिला करके बनता है। तो इसमें देखिए, हम लोगों ने इसको पढ़ लिया कि ये कोशिका द्रव्य क्या है, ये पानी और प्लस अमीनो एसिड ही है। मुख्य रूप से पानी और अमीनो एसिड्स है। और इसमें भी यही है, इसमें भी पानी और अमीनो एसिड ही है। इसमें भी पानी और अमीनो एसिड है। दोनों में मटेरियल बराबर होता है, मतलब दोनों में एक जैसा मटेरियल होता है। अब देखिए, जैसे ये कोई कोशिका है और इसके अंदर देखिए ये साइटोप्लाज्म, और ये देखिए नाभिक है। लेकिन नाभिक के अंदर भी तो द्रव्य भरा हुआ है। नाभिक के द्रव्य का मैं देखिए इसको कलर बदल देता हूं, ये रेड कलर कर दिया, ये नाभिक द्रव्य है। और बाहर जो है ये कोशिका द्रव्य है। तो ये बाहर देखिए, ये है साइटोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म जिसको कोशिका द्रव्य आपने पढ़ा, कोशिका द्रव्य। और इसके अंदर देखिए, नाभिक के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों भाई हैं, नाभिक द्रव्य। और यही मिलाकर के जीवन द्रव्य है, यही मिलाकर के जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। यही मिलाकर के जीव द्रव्य है, जीवन का आधार है यही। तो ये नाभिक है, नाभिक के अंदर आपको द्रव्य दिख रहा है। देखिए ये नाभिक है, ये नाभिक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये देखिए सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म। तो इन्हीं दोनों को मिलाकर के कहा जाता है जीव द्रव्य, जीवन का द्रव्य बोला जाता है इसे।
इसी को जीवन का द्रव्य बोला जाता है। इसी को जीवन का द्रव्य बोला जाता है। अब देखिए, जरा ध्यान से सुनेंगे, ये जीव द्रव्य, अब चूंकि हर कोशिका, देखिए हर कोशिका में नाभिक नहीं होता है, जिसके नाते साइटोप्लाज्म को ही क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। आप देखा होगा आपने, कोशिका दो प्रकार की होती है, कोशिका दो प्रकार की होती है, सारी कोशिकाओं में नाभिक होता ही नहीं। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक आकेंद्र की, जिसमें केंद्रक नहीं होता, आकेंद्र की, और दूसरा होती यूकैरियोटिक, जिसमें केंद्रक होता है, यूकैरियोटिक साकेंद्र की या साकेंद्र की, मतलब जिसमें केंद्रक है। प्रो माने, मैंने बताया था आपको, प्रो का मतलब होता है अपसेंट, प्रो का मतलब होता है अपसेंट माने अनुपस्थित, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियोटिक का मतलब होता है नाभिक, जिसमें नाभिक नहीं पाया जाता है। और यू माने होता है प्रेजेंट, और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस, जिसमें नाभिक उपस्थित होता है। अब चूंकि सभी जीवों में तो नाभिक होता नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो नाभिक होता ही नहीं, इसमें नाभिक नहीं होता है। ध्यान से सुनेंगे, इसमें नाभिक नहीं होता, इसलिए जहां नाभिक नहीं होता वहां क्या शब्द यूज किया जाता है, इसलिए जहां नाभिक नहीं होता है वहां प्रोटोप्लाज्म बराबर किसका होगा, देखिए प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य बराबर साइटोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य और नाभिक द्रव्य, नाभिक द्रव्य, लेकिन जिसमें नाभिक है ही नहीं तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म बराबर, उसमें प्रोटोप्लाज्म बराबर साइटोप्लाज्म। इसका मतलब उसमें जीव द्रव्य किसके बराबर होता है, कोशिका द्रव्य के ही बराबर होता है, जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य के बराबर होता है, उसमें जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य के बराबर होता है, इसमें जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य के बराबर होता है। अब जितने प्रोकैरियोटिक जीव हैं, प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीव हैं, उसमें जीव द्रव्य बराबर कोशिका द्रव्य। तो जीव द्रव्य तो सब में होता है फिजा खान, जीव द्रव्य सब में होता है, लेकिन नाभिक द्रव्य सब में नहीं होता। ये बात सबको समझ में आई। अब देखिए, प्रोटोप्लाज्म को लेकर के 4-5 बातें ध्यान रखना चाहिए। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। अब देखिए, इसकी खोज पहली बात तो किसने की, खोज जो है इसकी की डुजार्जिन ने, डुजार्डिन ने इसकी खोज की 1835 में, 1835 में डुडार्जिन ने इसकी खोज की। नामकरण पुरकिंजे ने किया। किसने नाम दिया कि जीव द्रव्य नाम प्रोटोप्लाज्म, ये पुरकिंजे ने नाम दिया। ये सब पूछा जाता है कई बार, किसने नाम दिया,
पुरकिंजे ने नाम दिया, ध्यान से सुनेंगे। पुरकिंजे ने नाम दिया। किसने कहा कि जीव द्रव्य जीवन का आधार है? जीव द्रव्य जीवन का आधार है। प्रोटोप्लाज्म इज द लाइफ बेस। जीव द्रव्य जीवन का आधार है, बेस ऑफ लाइफ है। ये हक्सले ने कहा, ये हक्सले के द्वारा ये बात कही गई। और ये पुरकिंजे ने नाम दिया, डुडार्जिन ने खोजा, डुडार्जिन ने इसको खोजा है। हाँ, ह्यूमन सेल में दोनों होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों। और प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दिया है? सुल्ज ने ये थ्योरी दी है। ध्यान से सुनेंगे, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, जीव द्रव्य सिद्धांत, जीव द्रव्य सिद्धांत, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, ये सुल्ज नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई। ये सुल्ज ने थ्योरी दिया है, सुल्ज ने ये थ्योरी दिया, सुल्ज। और हक्सले ने बताया है कि ये जीवन का आधार है। नामकरण पुरकिंजे ने किया और खोज इन्होंने किया, इसको भी नोट कर लें। तो यहां तक सब आपने समझ लिया। तो कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए जरा, जो पहले आप पढ़ चुके हैं और अभी से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखिए, एक सवाल ये है, जरा जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका, ये मैं पढ़ा चुका हूं, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? इसमें जंतु और मानव दोनों कोशिकाएं दी गई। तो 24 नंबर का आंसर बताइए। सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? वेरी गुड, माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका ये माइकोप्लाज्मा। आपने पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल अगर एनिमल में देखा जाए तो माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटी। ये मैंने आपको लिखवा रखा है, ये 0.2 आकार भी लिखवा रखा, 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.4 माइक्रोमीटर का ये होता है। और मनुष्य में, मनुष्य में स्पर्म होता है, मनुष्य में स्पर्म ये जो है 5 माइक्रोमीटर से 7 माइक्रोमीटर। और स्पर्म के बाद दूसरी जो बड़ी कोशिका है, मतलब दूसरी, स्पर्म सबसे छोटी, फिर दूसरी सबसे छोटी है आरबीसी। लेकिन अब जब सारे का सारा ऑप्शन हो गया, तो देखिए ऑप्शन में ए भी है और ऑप्शन में ए भी है। तो ऑप्शन में दोनों है, यहां पर देखें, देखिए ऑप्शन में ए है और ऑप्शन में ए भी दिया है, लेकिन इससे भी ये छोटी है, इसीलिए ए पार्ट सही हो गया। और बाकी ये तो जानते छोटी है ही नहीं, ये उससे बड़ा है। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, 25 नंबर। जीवन का भौतिक आधार कौन है? जीवन का भौतिक आधार।
तो जीवन का भौतिक आधार कौन है? सभी को पता है, बी इज द राइट आंसर, प्रोटोप्लाज्म, जो अभी पढ़ाया। प्रोटोप्लाज्म, जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म है। यही देखिए आपको आधे घंटे से पढ़ा रहे थे, तब भी कुछ लोग गलत कर रहे हैं। यही सामने सामने आंसर है तब भी। कुछ लोगों ने ये मान लिया है कि हम गलत जरूर करेंगे। देखिए, जीव द्रव्य जीवन का आधार है, हक्सले ने कहा था ये। इसीलिए कभी कभार रिवीजन जरूरी है, और ये तो सामने ही था, और इसको भी गलत करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद ये देखिए, पहले कल वाले दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। एक तो ये बताइए, ये भी सवाल आपको बता चुके, गुणसूत्र की संरचना में क्या होता है? 53 नंबर है, बताइए गुणसूत्र में क्या होता है? क्रोमोसोम्स में क्या होता है? वेरी गुड। ये देखिए, अधिकतर लोगों ने बता दिया, जिन्होंने रिवीजन किया वो सभी ने बता दिया। क्योंकि क्रोमोसोम हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स किससे मिलके बना हुआ है। देखिए, क्रोमोसोम मिलकर बना हुआ है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। हिस्टोन प्रोटीन, यही दो चीज से मिलकर के बना हुआ, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन से, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। बहुत अच्छी बात, ये अधिकतर लोगों का प्रश्न सही है। अब ये बताइए, राइबोसोम निर्मित होता है किससे? अब आपने रिवाइज किया होगा तो जरूर बता देंगे, राइबोसोम किससे बनता है? अब बताएं, राइबोसोम किससे बना होता है? अब जिन्होंने रिवाइज नहीं किया होगा वो सबका गलत, जो ठीक से रिवीजन जिन्होंने किया वही सही कर पा रहे हैं। अब देखिए क्या आंसर होगा, कोई आंसर सही से ले नहीं रहा है। मुकेश कुमार का आंसर सही है, सी इज द राइट आंसर। सी राइट आंसर है। यही मैं कितने दिनों से बोल रहा हूं, मैं आपको 2 दिन से बोल रहा हूं कि राइबोसोम क्या है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है। मैंने क्या बोला, राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है तो यहां प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन तो होगा ही ना। ये प्रोटीन की फैक्ट्री है, ये प्रोटीन की फैक्ट्री है, तो यहां तो प्रोटीन है ही। लेकिन और प्रोटीन बनाता कौन है? प्रोटीन बनाता कौन है? आरएनए बनाता है। तो आरएनए और प्रोटीन, आरएनए ही तो प्रोटीन बनाता है, डीएनए तो बनवाता है।
यहां पे कौन रहता है, यहां पे आरएनए होता है, इसके पास कौन होता है, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए होता है और यहां प्रोटीन बनाता है, राइबोसोमल आरएनए होता है और यहां पर प्रोटीन बनाता है। कितना आसान था, राइबोसोम पे प्रोटीन बनता है, इसलिए प्रोटीन तो रहेगा ही, और कौन बनाता है, आरएनए बनाता है, इसलिए आरएनए प्लस प्रोटीन। ये इसीलिए क्वेश्चन आया था आईएएस के एग्जाम में, ये आईएएस के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, 3 बार यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, और कितना समझ के आधार पर, इसलिए यूपीएससी में बिना समझ के क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए ये आंसर है, इसके अलावा ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। ऑल इज रॉन्ग, ओनली सी इज करेक्ट। तो पढ़ने के बाद भी देखिए आप गलत कर दे रहे हैं क्योंकि आप सोच नहीं रहे हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, सोचिए भी, थोड़ा थोड़ा सोचिए, क्योंकि हमने कहा राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, और कौन बनाता है प्रोटीन, आरएनए। कौन बनवाता है, डीएनए, डीएनए निर्देश देता है, आरएनए बनाता है, और कौन सा आरएनए, आरआरएनए बनाता है, आरआरएनए प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है, आरआरएनए प्रोटीन बनाता है। बात समझ रहे हैं सब लोग? हाँ, समझते हुए चलना, ताकि हर चीज को बहुत अच्छे से और बहुत कायदे से आप जान सकें, बहुत अच्छे से और बहुत कायदे से आप जान सकें। अब आते हैं सेल थ्योरी में। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए, सेल थ्योरी पर। ये देखिए सेल थ्योरी, सेल सिद्धांत। तो आप क्वेश्चन, आप हेडिंग डालें, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत कब आया, 1838 और 1839। ये वनस्पति कोशिका, प्लांट सेल में, वनस्पति कोशिका में, और ये जंतु कोशिका में, एनिमल सेल, जंतु कोशिका में। स्लाइडीन और स्वान नामक 2 वैज्ञानिकों के द्वारा ये दिया गया, सभी लोग जानते हैं। ये स्लाइडीन ने ये थ्योरी दी थी, ये बॉटनिस्ट थे। स्लाइडीन, कोशिका सिद्धांत 2 लोगों ने मिलकर दिया, एक स्लाइडीन वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक, दोनों जर्मनी के थे, और श्वान ये जंतु वैज्ञानिक थे। श्वान ये जूलॉजिस्ट थे, जंतु वैज्ञानिक थे, और इन्हीं दोनों लोगों ने मिल करके ये थ्योरी दिया, कोशिका सिद्धांत। इन्हीं के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया। इन्हीं के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया, और दोनों जर्मनी के थे, बोथ फ्रॉम जर्मनी, बोथ आर जर्मन, फ्रॉम जर्मनी, ये दोनों जर्मनी के थे, जर्मनी के महान वैज्ञानिक। बहुत बड़ा काम किया, जिससे पता चला कि कैसे सारी चीजें विकसित होती हैं। और ये देखिए, रॉबर्ट हुक आपको दिख रहा होगा, ये शायद आपको ठीक से दिख रहा है या नहीं। देखिए, ये रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका की खोज करी थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं, बल्कि वनस्पति में। और ये बल्कि 74 है,
और ये 1674 में एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने जंतु में, एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने ये जंतुओं में खोजा था, जीवित में खोजा था। और ये देखिए स्लाइडेन और ये स्वान, ये स्लाइडेन और स्वान जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। तो देखिए 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, लेकिन वनस्पति में, प्लांट में, वनस्पति में, और वो भी डेड सेल में किया, कार्क लकड़ी में डेड सेल खोजा था। असली कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वान ल्यूवेनहाक के द्वारा की गई। एंटोनी वान ल्यूवेनहाक जिन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की, इन्होंने जीवित जीव में कोशिका की खोज की। जीवित जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जीवित जीव, ये कई बार आपको बता चुके हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोशिका की खोज की, और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक की खोज की, न्यूक्लियस की, नाभिक की खोज की। ये पहले से आप जान रहे हैं, पहले मैं पढ़ा चुका हूं, ये सारा मैं पढ़ा चुका हूं, ये आपको पढ़ाया जा चुका है। अब देखिए कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, स्लाइडीन ने 1838, ये वनस्पति वैज्ञानिक थे, बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट, और श्वान ये जूलॉजिस्ट थे। दोनों जर्मनिक थे। इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि प्लांट्स का पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पादपों माने प्लांट्स, पादपों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पादपों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, पादपों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और इन्होंने बताया कि जंतुओं का शरीर, जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है।
अर्थात सारी चीज कोशिका से मिलकर के बनी होती है। अर्थात सारी चीजें कोशिका से मिलकर के बनी होती। सारी चीजें कोशिका से मिलकर के बनी होती। हर ऑर्गेनिज्म, हर जीव कोशिकाओं से ही मिलकर के बना हुआ है। हाँ, ये 1838 है। 1838 और ये 1839, ये एक साल पहले, ये एक साल बाद। अब यहीं से देखिए सेल थ्योरी आई, जिसने कहा ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल। सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल। सेल आर द बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट एंड स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। सेल इज द बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा। और तीसरा कहा ऑल सेल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल। ये तीन बातें बोली गई कोशिका सिद्धांत में। ये तीन बातें बोली गई कोशिका सिद्धांत में, अर्थात ये चीजें कही गई सेल थ्योरी में। ये चीज कही गई कि सभी जीव कोशिका से बने हैं। पहला पॉइंट कहा गया। दूसरा कहा गया कोशिका जीवन की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक फंक्शनल एवं कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। और तीसरा इन्होंने कहा सभी कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से ही बनती हैं, कहीं नई से नहीं। हर नई कोशिका पहले से उपस्थित, एग्जिस्टिंग, पहले से उपस्थित कोशिका से बनती। पहले से उपस्थित कोशिका से बनती। हर नई कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से बनती। हर नई कोशिका पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा सेल उसी से बनती। हर नई कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से बनती है। ये तीन बातें सेल थ्योरी में बोली गई। सारे जीव कोशिका से बने हैं, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, और हर नई कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से बनती है। हर नई कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से बनती। हर नई कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से बनती। यही तीन बातें देखिए इसमें बोली गई कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। सभी जीव कोशिका से बने हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है, और सारी नई कोशिका मतलब सारी कोशिका फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल, पहले से उपस्थित कोशिका से बनती है। यही आप यहां भी देख सकते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म मेड फ्रॉम वन आर मोर सेल, मतलब कोशिका से बने हैं।
सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, और ऑल सेल कम फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल, ऑल सेल कम फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल। ये बात बोली गई, यही कोशिका का सिद्धांत है, यही सेल थ्योरी है। इसका मतलब ध्यान से सुनेंगे, सारे जीव, सारे ऑर्गेनिज्म, सारे जीव या लाइफ जो भी बोले, सारे जीव कोशिका से बने हैं, अर्थात सेलुलर होते हैं, कोशिकीय होते हैं। सारे जीव कोशिकीय होते हैं, अर्थात कोशिका से बने होते हैं। यही बोला, कोशिका से बने होते हैं। तो फिर पता किया गया कि भाई निर्जीव किससे बने होते हैं, तो पता चला कि निर्जीव, नॉन लाइफ, इसलिए मैंने पहले दिन ही ये बोल दिया था, निर्जीव किससे बने होते हैं, क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, अर्थात इनकी क्रिस्टलीय संरचना होती है। ये क्रिस्टलीय, जिसको आप रवेदार कहते हैं, अर्थात ये क्रिस्टल से बने होते, अर्थात ये रवे से बने होते, निर्जीव क्रिस्टल से बने होते। निर्जीव क्रिस्टल से बने होते, निर्जीव क्रिस्टल से बने होते हैं और जीव कोशिका से बने होते। उस समय तक ये बात फाइनल हो गई थी। बात समझ रहे हैं, सबसे पहले ये बात फाइनल हो गई। पहले ये बात फाइनल हुई। लेकिन बाद में इवानोवास्की ने एक जीव और खोज दिया, तब बात दिक्कत में आ गई, क्योंकि इसमें कोशिका नहीं होती लेकिन ये जीव है। 1892 में एक वैज्ञानिक थे इवानोवास्की, रूस के थे इवानोवास्की। इन्होंने वायरस की खोज की, इन्होंने वायरस की खोज की तंबाकू पर मोजेक रोग के अध्ययन के दौरान। तंबाकू पर मोजेक रोग के अध्ययन के दौरान तो देखा गया कि एक ऐसा जीव है जो जिसमें कोशिका नहीं होती, ऐसा जीव जिसमें कोशिका नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, इसकी संरचना क्रिस्टलीय होती है, इसकी संरचना क्रिस्टलाइन होती है, इसकी संरचना क्रिस्टलाइन होती है। इसीलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया, इसीलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया। इतनी बात यहां सुन लें, इसीलिए इसको, इसीलिए इसको, क्योंकि निर्जीवों जैसा होता है इसलिए सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी, इसीलिए इसको सजीव लाइफ और सजीव और निर्जीव नॉन लाइफ, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, कड़ी कहा जाता है। इसीलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया, इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया।
इसीलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया। बल्कि इवानोवास्की ने एक सेंटेंस बोला। इवानोवास्की ने ये कहा, इवानोवास्की ने कहा, इवानोवास्की ने कहा वायरस इज ए प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। इन्होंने कहा कि वायरस इज ए प्रिमिटिव organism that have not reached to cellular state। इन्होंने कहा कि वायरस इज ए प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म that have not reached to cellular state। अर्थात वायरस ऐसे प्रारंभिक जीव हैं जो कोशिकीय अवस्था तक नहीं पहुंच पाए हैं। वायरस ऐसे प्रारंभिक जीव हैं जो कोशिकीय अवस्था तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे जीव हैं जो कोशिकीय अवस्था तक पहुंचे ही नहीं। ऐसे जीव हैं जो कोशिकीय अवस्था तक पहुंचे ही नहीं है। ये कोशिकीय अवस्था तक नहीं पहुंच पाए। वायरस ऐसे जीव हैं जो कोशिकीय अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाए, इसीलिए इनमें कोशिका नहीं होती है। ये इवानोवास्की ने कहा, ये इवानोवास्की के द्वारा ये बात बोली गई। ध्यान देंगे, इवानोवास्की ने ये बात बोली। अब देखिए, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। यहां पर सेल थ्योरी से ये तीन बातें क्लियर हो गई कि सारे जीव एक कोशिका से बने हैं। वायरस को छोड़ दीजिए, अपवाद क्या हो जाएगा? अपवाद वायरस। सारे जीव कोशिका से बने, अपवाद हो जाएगा विषाणु भैया। तो अगर अपवाद विषाणु कर दीजिए तो ये तीनों बातें सही है। अपवाद अगर विषाणु कर दिया जाए तो ये तीनों बातें सही है। अर्थात विषाणु को हटा करके ये तीनों बात सही है। इसका मतलब सेल थ्योरी से एक बात तो पता ही चल गई। इसका मतलब सेल थ्योरी से, कोशिका सिद्धांत से, इसका मतलब है कोशिका सिद्धांत से एक बात तो पता चल गई कि वन सेल इक्वल्स टू वन बॉडी। अर्थात एक कोशिका एक शरीर के बराबर होती है, क्योंकि इसी कोशिका के विभाजन या पुनर्विभाजन से शरीर बनी होती। एक कोशिका बराबर एक शरीर, क्योंकि सारे जीव कोशिका से ही बने हुए। सारे जीव कोशिका से बने। सारा वीडियो इसी ऐप पर है, स्पेस आईएएस एकेडमी के ऐप पर सारा क्रम से है। आज ये 5वीं क्लास है। राहुल कासना, सब क्लास मिल जाएगी आपको। तो एक कोशिका बराबर एक शरीर, अर्थात इसी कोशिका के विभाजन और पुनर्विभाजन से कोई भी शरीर कैसे बनी है? ये कोशिका के विभाजन, कोशिका के विभाजन, डिवीजन, कोशिका के विभाजन या बार बार विभाजन से, बार बार विभाजन से, कोशिका के विभाजन या बार बार विभाजन से, कोशिका के विभाजन या बार बार विभाजन से ही
शरीर बनी हुई है। इसीलिए एक कोशिका, जैसे ये कोई कोशिका है, ये नाभिक है, अब इसमें डिवीजन होता है तो पहले ये नाभिक का बंटवारा होता है, ये पढ़ाएंगे आपको, कोशिका विभाजन एक अलग चैप्टर है। ये इसका विभाजन होता है और फिर बाद में इसका विभाजन होकर के देखिए 2 सेल बन गया, और फिर इनका डिवीजन होकर के और सेल बन जाता है। जैसे देखिए ये एक सेल है, ये देखिए एक सेल है, और ये देखिए सेल डिवीजन का प्रोसेस है, सेल डिवीजन, ये पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन एक अलग चैप्टर ही है छोटा सा, कोशिका विभाजन। अब यहां पर देखिए 2 सेल बन गया, और फिर ये ऐसे और सेल बन जाएगा, ये 2 सेल हो गया, 2 कोशिका हो गई देखिए, फिर ऐसे फिर आगे बढ़ता जाएगा और ऐसे कई कोशिका बनती जाएगी। विपिन साहब अभी समझ लीजिएगा कैसे कोशिका बनती है। कोशिका से ही जीवन आता है। और कोशिका कैसे बनती है? कोशिका 3 चीज से बनती है, एक सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। देखिए कोशिका ऐसे बनती है, मैंने पढ़ा भी दिया है। ये है कोशिका झिल्ली, और ये है कोशिका द्रव्य, और ये नाभिक है। इसी तीनों से पहले कोशिका बनती, इसी से कोशिका बनती। और कोशिका सब जीवों में पाई ही जाती है, कोशिका यूनिट है। कोशिका ऐसा नहीं कि कोशिका किसी ने बनाया, कोशिका यूनिट है, यही शुरुआत होती है। जैसे ये आप नहीं पूछ सकते कि ए किससे बना है, ए ऐसे 2 पाई, ऐसे 2 लाइन बना दीजिए, ऐसे कर दीजिए ए बना है। हाँ आप ये पूछ सकते हैं कि एप्पल किससे बना है, एप्पल अल्फाबेट से बना है। सेल यूनिट है, तो यूनिट किसी से बना नहीं होता, एटम किसी से, देखिए ये यूनिट है, ऐसे ये अल्फाबेट है, और ये वर्ड है, ये वर्ड है। अब बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं तो ये जान लें कि अल्फाबेट से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से स्टैंजा बनता है, स्टैंजे से पूरी बुक बन जाती है। ऐसे ये सेल यूनिट है, ये किसी से नहीं बना है, इसके अंदर चीजें हैं, वो मैं पढ़ा चुका। बात समझ रहे हैं? तो सोचने पे बहुत ज्यादा मत सोच लीजिएगा। तो देखिए ये कोशिका ऐसे बना, अब जरा ध्यान से सुनेंगे। अब कई इस तरीके से डिवीजन हुआ, तो फिर क्या हुआ कि कोशिका के समूह को ही टिश्यू कहा जाता है। कई कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। कई कोशिका क्या मिलकर के बनाती है? देखिए ध्यान सुनेंगे। कई कोशिका मिलकर के ऊतक, और ऊतक मिलकर के क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और अंग मिलकर के क्या बनाते हैं? बॉडी बनाते, शरीर बनाते, अंग शरीर बनाते। ये इससे टिश्यू बना है, ये अंग बना है, और ये बॉडी बना है। कोशिका के समूह को, कोशिका के समूह को ऊतक, और ऊतक के समूह को, ऊतक के समूह को, और अंग के समूह को, अंग के समूह को। और ये किसी का समूह नहीं, ये यूनिट है, ये जीवन की इकाई है, जीवन की इकाई, यूनिट ऑफ लाइफ। ये किसी से बना नहीं है, यूनिट ऑफ लाइफ है। इसके अंदर चीजें हैं जो मैं पिछले 4 दिनों से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसी एक चैप्टर से सारे चैप्टर की समझ विकसित होती है। अगर एक चैप्टर को समझाना संभव हो गया तो सारे चैप्टर मुट्ठी में आ जाते। ये बेस है, इसीलिए मैं पिछले कई दिनों से लगा हुआ हूं। तो कई लोग कह रहे हैं कि सर कितने दिन तक कोशिका चलेगी? ऐसा सवाल ना पूछें, ऐसा सवाल पूछ करके आप अपना नुकसान करेंगे। मैं तो एक दिन में भी कोशिका पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये पूरा फाउंडेशन बनाने के लिए, आपका पूरा बेस स्ट्रांग करने के लिए। और बहुत लोगों को ज्यादा पढ़ाना भी नुकसानदायक लग रहा है कि मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूं।
या रोज सेल पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं समझेंगे आप। अब देखिए, ये आप देखें तो ये देखिए सेल है, सेल से टिश्यूज बने, ये देखिए सेल, सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से आर्गन, और आर्गन सिस्टम, और फिर इससे बॉडी। देखिए ये सेल है, सेल से ऊतक दिख रहा होगा, ऊतक से देखिए अंग है, हार्ट दिख रहा है, और ये देखिए पूरा शरीर दिख रही है। जैसे यहां आप देख सकते हैं कि ये कोशिका, और इसी देखिए कोशिका से ऊतक, और इसी से अंग। इसीलिए बहुत लोगों को बार बार कोचिंग करनी पड़ती, इसीलिए बहुत लोग बार बार कोचिंग करते हैं, क्योंकि वो अपने अनुसार पढ़वाना चाहते हैं। और यहाँ पे आपको अपने अनुसार नहीं, मैं अपने अनुसार पढ़ाऊंगा, आप अपने अनुसार नहीं। आप नहीं पूछेंगे कि क्या मैं पढ़ाऊंगा, उसको पढ़ लीजिए, और जीवन में एक बार इसको भी पढ़ करके देख लीजिए, आपको कभी दोबारा कोचिंग नहीं करना पड़ेगा लाइफ में। हाँ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इसीलिए तो चीकू सिन्हा जी इसीलिए बिल्कुल नहीं ध्यान देते। मैं अपने अनुसार ही पढ़ाऊंगा। तो देखिए ये आर्गन है, और आर्गन से देखिए यार ये बॉडी है, ये पूरा आपको दिख रहा होगा। हाँ बिल्कुल मैं अपने अनुसार पढ़ाऊंगा, आप घबराएं नहीं, मैं किसी के अनुसार नहीं, लेकिन खंडन करते हुए चलूंगा, ताकि आपको ये पता चले कि क्या सही है क्या गलत। ये देखिए सारे वैज्ञानिक यहाँ पर फोटो दिया गया है। देखिए ये हुक हैं, जिन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज किया। ये ल्यू वेन हॉक हैं, जिन्होंने जीवित जीव में खोज किया। ये स्लाइडेन है, जिन्होंने वनस्पतियों को बताया कैसे बना हुआ है। और ये स्वान है, जिन्होंने बताया कि जंतु कैसे बने हुए। अब एक नाम और है जो बताना है, विरचो का नाम, विरचो के बारे में एक बार पता चल जाए। अब देखिए रुडोल्फ विर्चो ने क्या बात कही, इस चीज को देखें। रुडोल्फ विर्चो ने क्या बात कही है। एक वैज्ञानिक देखिए यहां आपको दिख रहा होगा, ये है रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो। इनके बारे में जरा जाने। रुडोल्फ विर्चो एक महान वैज्ञानिक, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत में, जिन्होंने महान सिद्धांत देखे जोड़ा। ध्यान से सुने ने, जिन्होंने ये महान सिद्धांत जोड़ा। जैसे ये तीसरा वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, जो यहां पर आप देखें, ये पहला पॉइंट कि सभी जीव कोशिका से बने हुए हैं, कोशिका की यूनिट, कोशिका जीवन की यूनिट है, और ऑल सेल कम फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल। ये रुडोल्फ विर्चो ने ही ये लाइन जोड़ा था। ये तीसरी बात रुडोल्फ विर्चो की है। देखिए ये रुडोल्फ विर्चो के द्वारा जोड़ी गई बात है। ये जो तीसरी बात है, ऑल सेल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल, ऑल सेल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल, आर cells are produced from existing cells, existing cell। इन्होंने कहा, ध्यान से सुनेंगे, देखिए इन्होंने कहा कि सभी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए।
आप सभी को हंसने के लिए और पहचानने के लिए। ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स, सभी कोशिका पहले से उपस्थित, पहले से उपस्थित कोशिका से बनती, अर्थात नया कुछ नहीं होता, अर्थात नया कुछ भी नहीं होता, जो कोशिका बनती है। ये सिद्धांत दिया रुडोल्फ बिर्चो ने। ये रुडोल्फ बिर्चो का कथन है जो सेल थ्योरी में जुड़ गया। 1855 में रुडोल्फ बिर्चो ने ये बात कही। ये रुडोल्फ बिर्चो ने 1855 में ये बात कही, और यहीं से ये बात जो है फाइनल हुई कि कोई नई कोशिका से निर्माण नहीं होता, बल्कि पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही निर्माण होता है। पहले से उपस्थित कोशिकाओं से निर्माण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। देखिए, तो ये रुडोल्फ बिर्चो ने ये बात कही है। तो ये 5 जो साइंटिस्ट हैं, इनको जानना बहुत जरूरी रहता है। 5 साइंटिस्ट का रोल बहुत है, एग्जाम में इसीलिए पूछा जाता है, ये पांचों पूछे जाते। फर्स्ट आइडेंटिफाई सेल, मेड बेटर लेंस फॉर माइक्रोस्कोप से बताया। फर्स्ट बताया कि प्लांट कैसे बने, ये इन्होंने, और बिर्चो ने बताया कि कोई भी कोशिका मौजूद कोशिकाओं से ही बनती है। इतनी बात समझे? अब जरा ध्यान से सुनेंगे। अब एक चार्ट पहले बना लें, इसी चार्ट के आधार पर आपको पूरा समझना। अब देखिए, ऑर्गेनिज्म, जीव, ऑर्गेनिज्म, देखिए जीव 2 प्रकार के हो गए। एक तो हो गए भैया सेलुलर, कोशिकीय। एक हो गए कोशिकीय, और दूसरे हो गए नॉन सेलुलर, अकोशिकीय। अकोशिकी, और अकोशिकी कौन होता है? आप सभी लोग जानते हैं, वायरस जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ये विषाणु, इनमें कोशिका नहीं होता, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाले होते हैं। क्रिस्टलाइन, क्रिस्टली स्ट्रक्चर। ये चार्ट बना ले, इससे आपको ध्यान रहेगा, सारा एक जगह आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए, ये जो है, जो कोशिकी होते हैं, ये 2 प्रकार के हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो आकेंद्र की, और दूसरा है यूकैरियोटिक, सुकेंद्र की। ये देखिए, सुकेंद्र की और आकेंद्र की। अब देखिए, इसमें इसमें एक जीव होता है, इसका नाम है मोनेरा। अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे आपको। मोनेरा, ये एक जीव ऐसा होता है। बाकी 4 प्रकार के जीव ऐसे होते हैं, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगाई और एनिमेलिया। तो जीवन को देखिए, अब 5 जगत में बांटा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगाई, एनिमेलिया, जिनमें कोशिका होती है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जिनमें कोशिका नहीं होती है। ये चार्ट बनाएं, पहले इतनी चीजों को क्लियर किया जाए। पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगाई और एनिमिलिया, इस डिवीजन को देखा जाए, इस डिवीजन को समझा जाए पहले, ताकि ये पॉइंट्स क्लियर हो सके।
अब देखिए, पहले इसको नोट कर लें। सबसे पहले देखिए, जीवन का विभाजन किसने किया? जीवन का विभाजन किसके द्वारा किया गया, इस पॉइंट को जरा समझेंगे। सभी लोग जानते होंगे सभी लोग जानते होंगे कि सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, आप सभी लोगों को मालूम होगा, कैरोलस लीनियस, जिन्होंने जीव को दो भागों में बांटा था, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। लेकिन बाद में आधुनिक समय में R.H. व्हिटेकर नामक एक साइंटिस्ट आए, जिन्होंने जीव को 5 भागों में बांटा। अर्थात अगर मैं कहूं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ, जीवन का वर्गीकरण या जीवों का वर्गीकरण, ऑर्गेनिज्म, जीवन का वर्गीकरण या जीवों का वर्गीकरण। तो जीवों का वर्गीकरण एक पुराना जो वर्गीकरण था और नया, पुराना जो ओल्ड है और जो नया है न्यू है। नया है। अब जरा ध्यान दें, ये जो है ये वर्गीकरण 1758 में कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया। कैरोलस लीनियस, इन्हें वर्गीकी का पिता भी कहा जाता, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। और ये वर्गीकरण किया गया 1969 में R.H. व्हिटेकर के द्वारा। अभी पूरा लिखते हैं, R.H. व्हिटेकर के द्वारा, व्हिटेकर के द्वारा ये डिवीजन किया गया। पहले तो सारा जीव पता हो जाए, तब आप तुलना करेंगे प्लांट और एनिमल। अभी पहले जीवन के बारे में तो पता हो जाए। कुमार शुभम पाठक, पहले जीवन को लेकर के क्लियर हो जाइए। अब देखिए, जो पुराना डिवीजन है ये 1858 में कैरोलस लीनियस द्वारा ये डिवीजन किया गया। कैरोलस लीनियस ने, इन्होंने सबसे पहले बताया कि जीव दो प्रकार के हैं, एक एनिमल और दूसरा प्लांट। एनिमल किंगडम जंतु जगत और प्लांट किंगडम वनस्पति जगत। इन्होंने बताया कि जंतु जगत और वनस्पति जगत, जंतु जगत और वनस्पति जगत, जंतु जगत और वनस्पति जगत, ये दो भागों में इन्होंने सबसे पहले बंटवारा किया। ये पुराना बंटवारा है। पुराना बंटवारा है, सबसे पहला बंटवारा है। इनकी एक किताब थी, इनकी एक किताब थी, उसी किताब में इन्होंने सबसे पहले ये वर्णन किया। किताब का नाम था सिस्टीमा नेचुरई। इसी किताब में पहली बार ये वर्गीकरण लिखा इन्होंने। सिस्टीमा पूछा जाए किस किताब में, तो इसी किताब में,
सिस्टिमा नेचुरई किताब में ये वर्गीकरण किया। ये किताब भी पूछी गई है एग्जाम में। सिस्टिमा नेचुरई किताब में सबसे पहले वर्गीकरण प्रस्तुत किया। सिस्टिमा नेचुरई पुस्तक में यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ये स्वीडन के थे, स्वीडिश वैज्ञानिक थे, स्वीडन के थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसी किताब में सबसे पहला वर्गीकरण दिया गया, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसी में किया गया। और इसीलिए कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है? इसीलिए कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, वर्गीकी का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता, या जीवों के वर्गीकरण का पिता, क्योंकि पहला वर्गीकरण इन्होंने किया, जीवों के वर्गीकरण का पिता, इसीलिए इन्हें जीवों के वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। इसीलिए इन्हें जीवों के वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। लेकिन यह वर्गीकरण बहुत पुराना है, क्योंकि इससे सभी प्रकार के जीवों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती। इसी नाते ये नया डिवीजन आया, R.A. हेटटेकर के द्वारा लाया गया। अभी लिखते हैं, देखिए ये पुराना डिवीजन है जो जंतु और वनस्पति जगत का है, कि भाई जंतु और वनस्पति, प्लांट और एनिमल, केवल जीव दो ही प्रकार के होते हैं। ये तो सतही बात लगती है, जैसे लगता है ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इसमें क्योंकि उस समय उतना ही डिवीजन बहुत था, इसलिए उनको भी धन्यवाद। ये नया जो आधुनिक डिवीजन आया है, ये आधुनिक डिवीजन 1969 में R.H. हिटटेकर के द्वारा लाया गया। R.H. हिटटेकर के द्वारा लाया गया। R.H. बल्कि हिटटेकर ऐसे बहुत लोग लिखते हैं, है कि नहीं? हिटटेकर, अब जैसा भी आप समझ, R.H. हिटटेकर के द्वारा लाया गया। और इन्होंने बताया कि जीव 5 प्रकार के हैं। जीवों का वर्गीकरण किया और 5 भागों में बांटा। कहा कि जीव 5 प्रकार के हैं। नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 प्लांटी, नंबर 4 फंगाई। अभी पढ़ेंगे क्या है ये सब, फंगाई, कवक। और नंबर 5 एनिमेलिया, जिसको जंतु कहा जाता। पहले तो नाम लिख लें सारा, अभी पढ़ने से सारी जानकारी हो जाएगी। ये आधुनिक डिवीजन है। आधुनिक डिवीजन में इसी प्रकार से 5 भागों में बांटा गया है। जीव को 5 भागों में बांटा गया है आधुनिक डिवीजन में। ये जीवन का आधुनिक वर्गीकरण है।
जीवन का आधुनिक वर्गीकरण। जीवन का आधुनिक वर्गीकरण, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या लाइफ है। अब देखिए ये जीव कैसे विकसित हुए और क्या हैं, जरा समझेंगे। पहले तो एक चार्ट बना लें कि किस तरीके से ये जीव आए। नासा ने भी इसको अप्रूवल दिया है, नासा के वैज्ञानिकों ने भी इसको मान्यता दी है और यही सबसे अधिक मान्यता। देखिए सबसे पहले मोनरा प्रकार के जीव आए दुनिया में, मोनरा, जिसमें जीवाणु और साइनो जीवाणु आते। ये जीव सबसे पहले समुद्र में उत्पन्न हुए और फिर प्रोटिस्टा आए। प्रोटिस्टा के बाद फिर प्लांटी आए। प्रोटिस्टा के बाद फिर प्लांटी आए, पादप आए और फिर इसी पादप के बाद फंगाई आए, कवक आए और सबसे लास्ट में जो जीव आए वो एनिमेलिया, जंतु आए। ये 5 वर्गीकरण है। यह जीव सबसे पहले समुद्र में उत्पन्न हुआ। इसमें भी 2 जीव हैं, एक साइनोबैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया यही पहला जीव है जो उत्पन्न हुआ, साइनोबैक्टीरिया। और आप सभी लोग जानते हैं साइनोबैक्टीरिया किसे कहा जाता है, जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, सबसे पहले यही जीव आया, फिर ये बैक्टीरिया आया, फिर जीवाणु आया। अब ध्यान सुनेंगे, सबसे पहला यही जीव आया। ये जीव कब आया था? ये जीव आया 3.8 अरब वर्ष पहले। पहले दिन की क्लास को याद करिए, अरब वर्ष पहले। कैसे पता चला? ये कार्बन 14 के अध्ययन से, कार्बन 14 के अध्ययन से ये पता चला। और ये जीव समुद्र में आया था। मैंने इसके लिए केमिकल थ्योरी आपको पढ़ाया था, पुरानी बातों को लिंक भी करते हुए चलिए। सबसे पहला जीव मोनरा ही आया था। सबसे पहला जीव यही बीजीय था, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया था। अब देखिए, आपने देखा था कि सबसे पहले सूर्य उत्पन्न हुआ और सूर्य 5 अरब वर्ष पहले हुआ, अरब वर्ष पहले। और इसी सूर्य से पृथ्वी उत्पन्न हुई, इसी सूर्य से पृथ्वी उत्पन्न हुई 4.8 अरब वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले। और पृथ्वी पर जीव उत्पन्न हुआ, फर्स्ट लाइफ, पहला जीव, पहला जीव उत्पन्न हुआ बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको ब्लू में लिख भी दें ताकि ये वास्तव में लगे कि, अब इसको ग्रीन में नहीं लिख रहे हैं, ब्लू में ही लिख दे रहे हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। और ये 3.8 अरब वर्ष पहले। और ये क्या था? ये मोनेरा ही था, ये मोनेरा था। केमिकल थ्योरी से ये प्रूव हो चुका है। एल्गी लिखने से कंफ्यूजन हो जाएगा, कुमार शुभम पाठक, एल्गी लिखने से गलत हो जाएगा। K40 के
क्योंकि एल्गी अलग है और ब्लू ग्रीन एल्गी अलग, ये जीवाणु होता है और एल्गी वनस्पति होता है के अध्ययन से, और ये यूरेनियम 238 के अध्ययन से, ये आइसोटोपिक स्टडी से, और ये कार्बन 14 के अध्ययन से ये पहला जीव आया। हाँ, बीजे बहुत सारा है। और ये आई ए ए आई ओपेरिन के द्वारा केमिकल थ्योरी से इसको प्रूव किया गया, वो आपको लिखवा चुके हैं। अब जरा ध्यान दें, ये सबसे पहला जीव यही आया मोनेरा, पहला जीव यही आया मोनेरा, फिर इसके बाद आया प्रोटिस्टा, फिर इसके बाद आया प्रोटिस्टा, और फिर ये तीनों जीव आए प्लांटी, फंगाई और एनिमेलिया। ये फिर तीनों जीव आए। अब देखिए, जो ये जीव आया, ये यूनिसेलुलर था, एक कोशिकी था, एक कोशिकी, एक कोशिकी, और प्रोकैरियोटिक था। ये प्रोकैरियोटिक होता भी है, एक कोशिकी और प्रोकैरियोटिक। केंद्र की, इसमें केंद्रक भी नहीं होता। पहला है तो देखिए कोशिका, एक कोशिका है और वो भी विकसित नहीं है। ये यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोटिक है। ये देखिए यूनिसेलुलर है, एक कोशिकी तो है, यूनिसेलुलर, ये एक कोशिकी तो है लेकिन ये यूकैरियोटिक है। ये देखिए यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सुकेंद्र की, सुकेंद्र की, एक कोशिकी तो है लेकिन सुकेंद्र की है, सुकेंद्र की है। और ये सब मल्टी सेलुलर है, ये बहुकोशिकीय है, ये मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है, कई कोशिकाओं से मिलकर बने, ये बहुकोशिकीय है, ये बहुकोशिकीय है। और ये दोनों यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय है, ये एक कोशिकीय है और ये बहुकोशिकीय है। लेकिन एक कोशिकी में भी ये प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक। तो देखिए बोथ आर यूनिसेलुलर, ये एक कोशिकी है। पहले नोट कर लें इसको। पहले ये सब चार्ट बना लें आप।
जितने लोग ज्योग्राफी वाला जीएस के लिए बैच चाह रहे हैं, वो एक बार जो ऑफिस का नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप कर दें, उससे पता चलेगा कितने लोगों की संख्या है, फिर उसी के अनुसार बैच को शुरू किया जाएगा। और उस पर टाइम चूंकि खत्म भी करना है, जो जिम्मेदारी लेना हो ईमानदारी से उसका निर्वहन भी। अब जरा ध्यान से सुने। अब देखिए, इतनी बात सबको समझ में आ गई कि ये पहला जीव था, एक कोष की था लेकिन केंद्र की। ये दूसरा जीव, अच्छा सब में थोड़ा एग्जाम्पल जान लें क्या क्या है, तो फिर तब पढ़ना आसान हो जाएगा। पहले सबका एग्जाम्पल देख लें, पहले सबका एग्जाम्पल देख लें। देखिए मोनेरा, मोनेरा इसमें आता है जीवाणु और साइनो जीवाणु। पहले एग्जाम्पल देख लें, इसमें जीवाणु और साइनो जीवाणु ये दो आता है। प्रोटिस्टा में देखिए क्या आता है, प्रोटिस्टा। दो दो एग्जाम्पल ले लें, कम से कम दो दो तीन तीन एग्जाम्पल। प्रोटिस्टा में देखिए अमीबा, ये पैरामीशियम, यूगलीना, इसका मुख्य जीव यूगलीना है और इसका मुख्य जीव साइनोबैक्टीरिया है। तो देखिए मोनेरा और प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटिस्टा। अब देखिए प्लांटी, ये तो आप जानते हैं, पादप जिसमें हर्ब सर्ब ट्री, हर्ब शाक, जैसे मूली, गाजर, धान, गेहूं, सरसों, या सर्ब झाड़ी जैसे चाय, कॉफी, कहवा, और ट्री वृक्ष जैसे आम, जामुन, सागवन, सखुआ, या जब और देखेंगे तो समझ पाएंगे। ये सारे प्लांटी में हर्ब सर्ब ट्री, सारे हर्ब सर्ब और ट्री। फंगाई, फंगाई कवक, इसमें फंगस, मशरूम, मशरूम खाया भी जाता है, ईस्ट, ये फंगाई में और भी बहुत है, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल लेते चलें। और एनिमेलिया का भी एग्जाम्पल लिख देते हैं। जंतु जैसे पशु, पक्षी, सरीसृप, सांप, है कि नहीं, मनुष्य,
ऐसे बहुत सारा। अब देखिए इसके बाद पढ़ना हम लोगों को आसान हो जाएगा। अब कल हम लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा ये समझ में आएगा। पहले इसको पढ़ लेंगे और फिर जीवन का कैसे उद्विकास हुआ है, जहां जहां से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं उन सारी चीजों को सीक्वेंस में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ना आसान हो जाएगा क्योंकि आपने एग्जाम्पल देख लिया है, तो कल यहां से पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज है, आप सभी लोगों से आग्रह भी है, आप सभी लोगों से आग्रह है कि स्पेस आईएएस एकेडमी, स्पेस आईएएस एकेडमी ऐप जो आप, जिसके माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, स्पेस आईएएस एकेडमी जो ऐप है जिसके माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस पर रेटिंग जरूर दीजिए। क्योंकि ये जनरल साइंस का पहला बैच है, इससे पहले मैंने इकोनॉमी वाला बैच जो चल रहा है उसमें भी ये बात कहा, और ज्योग्राफी ऑप्शनल की जो क्लास चल रही है उसमें भी मैंने कहा आप सभी लोगों से। आप सभी लोगों से आग्रह भी है और आप सभी लोगों के समर्थन की भी जरूरत है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इस पर रेटिंग जरूर दीजिए, और ये 5 स्टार की जो रेटिंग है कम से कम वो दीजिए, क्योंकि आपके रेटिंग से दूसरे बच्चे जो नहीं जानते हैं उनका विश्वास बढ़ेगा। देखिए, जो मुझे जान गए वो तो मुझे समझ रहे हैं कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो कैसे जानेंगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं? वो ऐप के रेटिंग से जानेंगे। तो आप रेटिंग भी दीजिए और 2-4-5 लाइन लिखिए भी कि आपने कैसा महसूस किया, या पढ़ते समय आपको कैसा लग रहा है, या कोई अच्छा शब्द अगर आप कह सकते हैं तो आप जरूर कहें। ये सब शुरुआती बैच है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप सभी लोगों के समर्थन की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है। तो आप सभी लोग सहयोग करेंगे तो इससे चीजें और बड़ी होंगी, और बड़ी होंगी तो निश्चित रूप से हम लोगों का हौसला भी बढ़ता है। देखिए, काम करने के बाद अगर समर्थन मिलता है तो काम करने का हौसला और बढ़ जाता है। तो अगर आप सभी लोग सहयोग करेंगे तो हम लोग सारे पार्ट के लिए बैच लाते रहेंगे और आपकी पढ़ाई को बेहद आसान बना देंगे। इतना आसान बना देंगे क्योंकि मैं पिछले 17 वर्षों से दिल्ली के मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा हूं, और पिछले 17 वर्षों में आईएएस एग्जाम को लेकर के और तमाम स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम को लेकर के हमने गहन अनुसंधान किया है। 500 से अधिक बैच पढ़ाया है पिछले 17 वर्षों में। 800 से अधिक आईएएस और आईपीएस हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, और 2500 से अधिक स्टेट पीसीएस में। तो ऐसे में आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन आप सब लोग एक बार जो है अपना समर्थन भी करिए, और आपका समर्थन यही है कि आपको अगर क्लास अच्छी लग रही, तो अगर आपको लग रहा है कि अच्छा पढ़ाया जा रहा, अच्छी क्लास चल रही है, तो जरूर रिव्यू दें, ऐप पर जाकर के रेटिंग दें और रिव्यू दें। अर्थात अपना रिव्यू जरूर दीजिए। आपके रिव्यू से दूसरे किसी को अच्छा रास्ता मिल सकता है, क्योंकि हम लोग बहुत कम पैसों में, बहुत कम मजदूरी में सारी क्लास चला रहे हैं। जैसे आप देखिए, ये हम लोगों ने इकोनॉमी का क्लास शुरू किया। शुरू में ये 500 रुपए पे ये क्लास शुरू हुआ, 600 रुपए अभी भी ऑफर में फीस है उसकी। जनरल साइंस का देखिए, ऑफर में जो बहुत कम मजदूरी पर, 700 की मजदूरी पर यह क्लास शुरू किया। और ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास, जिसमें कितना ज्यादा, जो दिल्ली में आप देखेंगे कि 55 से 60 हजार रुपए लेते हैं, 40 हजार से तो कोई नीचे नहीं लेता। हम लोगों ने 7,000 पर यह शुरू किया है ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच। और इसमें जो हम लोग कर रहे हैं वो क्वालिटी टीचिंग कर रहे हैं। यूट्यूब पर तो ज्योग्राफी नहीं है, यूट्यूब पर तो क्वेश्चन के माध्यम से जो
प्रीलिम बूस्टर कार्यक्रम है वो क्वेश्चन के माध्यम से, उसमें पूरा ज्योग्राफी नहीं, कोई पूरा पार्ट नहीं है, वो तो प्रैक्टिस के लिए सेशन है। 6 बजे का जो सेशन है प्रैक्टिस के लिए। इसी तरीके से ज्योग्राफी जीएस का भी बैच लाएंगे, ध्यान से सुनेंगे, ज्योग्राफी जीएस का भी बैच आएगा अगर आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा। और ये बैच लाएंगे हम लोग मात्र 600 रुपए के फीस पर लाएंगे, और इसमें पूरा ज्योग्राफी मैपिंग के माध्यम से पूरा कवर करेंगे। ये इतने पर ही ये बैच आएगा। और अगर आप सभी लोगों का समर्थन रहा, हाँ, बहुत आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने 5 रेटिंग भी दिया और बहुत अच्छा रिव्यू भी दिया है, लेकिन जिन लोगों ने रेटिंग और रिव्यू नहीं दिया है, तो एक बार मेरा दोबारा आप सभी लोगों से आह्वान है, आग्रह है कि अगर आपको अच्छा लगता है जरूर रेटिंग दीजिए। और अगर आप सभी लोगों का समर्थन रहा तो हम लोग इस बैच को भी शुरू करेंगे। ये बैच भी ज्योग्राफी पीटी का, और ये सारा पीटी में काम आएगा अगर एक बार बहुत अच्छे से आप करेंगे। तो इसलिए आज का क्लास यहीं पे फिनिश हो रहा है। तो अब कल इससे आगे शुरुआत करेंगे। मुझे लगता है कि जिनको अच्छा लग रहा है वो जरूर रिव्यू करेंगे और जरूर रेटिंग देंगे, और साथ ही साथ अपना समर्थन बनाए भी रखेंगे, और बहुत सारे लोगों को जोड़ने का भी प्रयास करेंगे, ताकि ग्रामीण भारत चलो प्रशासन में जो हम लोगों का संकल्प है और उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ सकें, और लगातार ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को, जो कमजोर तबके के हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, कम आय वर्ग से जुड़े हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको लाभ पहुंचाया जा सके, उन तक पहुंचा जा सके। और ये सब जानते हैं, ये पैसा नहीं है, ये तो ऐप का जो खर्च है और थोड़ा बहुत जो मेंटेनेंस है वो लिया जा रहा है।